डीलर कोड और कौन इशू करवाता है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करके आपको इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे। ऑथराइज्ड डीलर्स कोड, एडी कोड बोलते हैं उसको। ये जो भी ऑथराइज्ड डीलर्स आरबीआई ने अपॉइंट किए हैं, वो अपने क्लाइंट, मतलब जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस या बाकी डीलिंग्स में फॉर सिक्योरिटीज वगैरह के, उनके लिए ऑथराइज डीलर्स कोड दिया जाता है। आरबीआई कोड ऑथराइज डीलर्स को देती है, वो अलग कोड है। और ऑथराइज डीलर्स का जो कोड है, जो क्लाइंट्स के लिए देती है, उससे उसकी जो बैंक अकाउंट है वो आइडेंटिफाई होता है। तो इसलिए ऑथराइज डीलर्स का कोड जो है ये इंपॉर्टेंट है। ऑथराइज डीलर्स के कोड से आपके बैंक का आइडेंटिफाई होती है, और बैंक में फिर आपके अकाउंट में जो भी रिलेटेड एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स या बेनिफिट्स है वो डायरेक्टली क्रेडिट हो जाते हैं। तो ऑथराइज डीलर्स कोड जो है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि एक तो आपके अकाउंट में जो भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स है ये डायरेक्ट क्रेडिट हो जाते हैं। पहले जो है कि इस तरह का जो रजिस्ट्रेशन से ये बहुत रेयर था, क्योंकि डिजिटाइजेशन नहीं था। अभी डायरेक्ट क्रेडिट हो जाते हैं जो भी आप अगर रजिस्ट्रेशंस करते हैं कस्टम्स में और आइस गेट पोर्टल पे, तो आपको ये बेनिफिट डायरेक्ट क्रेडिट हो जाता है। सेकंड में जो भी है कि इसका गवर्नमेंट जो है, फेमा, आरबीआई और गवर्नमेंट आपकी जो ट्रांजैक्शन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड, इसका ट्रैकिंग रखती है, इसका परफॉर्मेंस रखती है, और उस बेसिस पे स्टैटिस्टिकल डेटा जो है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को चला जाता है। तो ये सेकंड पर्पस है दोस्तों कि एडी कोड लेटर का। और थर्ड पर्पस जो है इसमें कि आप जैसे ही कस्टम्स, डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम्स में सी पोर्ट या एयरपोर्ट पे इसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड आइस गेट पोर्टल पे जो शिपिंग बिल फाइल करना या बिल ऑफ एंट्री जनरेट करना, शिपिंग बिल नंबर जनरेट करना और बिल ऑफ एंट्री नंबर जनरेट करना, ये दोनों फैसिलिटी तभी चालू होती है जब आप ये एडी कोड लेटर का नंबर का रजिस्ट्रेशन कस्टम्स, डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम्स में करते हैं। तो कौन देता है ये रजिस्ट्रेशन कोड? तो ये ऑथराइज डीलर्स जो बैंक से आपकी, जहाँ पे आपका अकाउंट है, वो आपको इशू करवाता है। तो कौन से फॉर्मेट में ये लेटर इशू करवाते हैं? तो ये डीजीएफटी का एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट में ये ऑथराइज डीलर्स कोड आपको इशू करवाते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको बैंक को अप्रोच होना पड़ता है। बैंक को अप्रोच होने के बाद आपको बैंक को अप्लाई करना पड़ता है अलॉन्ग विथ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ डीजीएफटी। इस फॉर्मेट में हमें एडी कोड लेटर का ये चाहिए, आपसे इशू करना चाहिए, और एडी कोड लेटर हमें इशू करना चाहिए और उसका लेटर भी देना चाहिए। तो वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको उनको देना है। तो जैसा ही आपका एप्लीकेशन उनको प्राप्त हो जाता है, बैंक अपने लेटर हेड पे एडी कोड और बाकी जो भी फॉर्मेट है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में आपको 3 कॉपीज आपको दिया जाता है, ताकि आप एक कॉपी जो है डीजीएफटी के आई कोड के लिए यूटिलाइज करे, सेकंड जो कॉपी है ये कस्टम्स रजिस्ट्रेशन के लिए इशू करे। तो ये 2 कॉपी और एक कॉपी आपके आगे के लिए पर्पस के लिए कभी भी लग सकती है। तो 3 कॉपी के लिए एक्चुअली आपने अप्लाई करना चाहिए। तो बैंक आपको ये 3 कॉपीज के लेटर्स आपको इशू करवाती है। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आई कोड का लाइसेंस प्राप्त करना है। तो आई कोड लाइसेंस के लिए ये एडी कोड का जो लेटर है ये लगता है। जैसे ही आप आई कोड के लिए एप्लीकेशन करना चाहेंगे, ये फॉर्मेट में आपको लेटर जो भी है कि अगर आप करने वाले हैं या सीएचए करने वाले हैं या कोई एग्जिम कंसल्टेंट करने वाले हैं, तो उनको ये एडी कोड लेटर भी एक डॉक्यूमेंट लगता है। तो उसके बाद में वो अप्लाई करता है, अपलोड करता है, और फिर आपको आई कोड लाइसेंस मिल जाता है। जैसे ही आपको डीजीएफटी में आई कोड लाइसेंस मिलता है और एडी कोड रजिस्ट्रेशन भी डीजीएफटी में भी हो जाता है,
तो डीजीएफटी एक बिन फाइल कस्टम्स को भेजती है डायरेक्टली, जिससे पता चलता है कि कस्टम्स को कि इनका डीजीएफटी का आई कोड रजिस्ट्रेशन भी हुआ है और इनके पास एडी कोड लेटर भी है। इसके अलावा आपको अलग रजिस्ट्रेशंस आइस गेट पोर्टल पे करना पड़ता है। तो आइस गेट पोर्टल का आपको उसके लिए लॉगिन चाहिए। लॉगिन करने के बाद आप उसको सर्टेन डॉक्यूमेंट जो भी है वो आपको अपलोड करना है। उसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एडी कोड लेटर, बाकी भी आई कोड का एक जो कॉपी ऑफ जेरोक्स कॉपी ऑफ आई कोड, सेल्फ अटेस्टेड, ये सभी सब डॉक्यूमेंट जो है सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो है उसके फोटोज भी लगेंगे आपको। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी है आइस गेट पोर्टल पे आपको अपलोड करने हैं। तो आइस गेट पोर्टल पे जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, उसमें पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसके पैन नंबर वगैरह, आधार नंबर्स, वोटर आईडी, पासपोर्ट, सिग्नेटरी, पैन नंबर, आधार कार्ड, ये सभी तरह के डॉक्यूमेंट जो है, बोर्ड रिजोल्यूशंस, ये हर कंपनी के रिलेटेड पे कुछ डिक्लेरेशन, ये सभी तरह के, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन, लास्ट 3 इयर्स इनकम टैक्स रिटर्न्स, ये डॉक्यूमेंट जो है, अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं आइस गेट पोर्टल पे। आइस गेट पोर्टल पे जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं, उसके बाद एक आपका पूरा सेट जो है, ओरिजिनल कॉपी का पूरा सेट आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नियरेस्ट सी पोर्ट पे आपको जाना पड़ता है। मतलब ये आप प्रोसेस थ्रू सीएचए कर सकते हैं या फिर एक्जिम कंसल्टेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। वहां पे जाके आपको ईडीआई में फिजिकली रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिजिकली आपको ये डॉक्यूमेंट उनको वेरीफाई करने पड़ेंगे। उसके बाद वो आपको एक स्टैम्प देंगे कि ये डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हुए और आपको आपका ईडीआई रजिस्ट्रेशन एट दैट सी पोर्ट हो गया। जब आप एक ही सी पोर्ट पे आपका ईडीआई का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो बाकी सी पोर्ट या एयरपोर्ट पे कस्टम्स के रजिस्ट्रेशन करने की जरूरी नहीं होती है। पहले ऐसा नहीं था। पहले आपको सभी सी पोर्ट और एयरपोर्ट पर जाके ईडीआई का अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। तो बिकॉज ऑफ दिस डिजिटाइजेशन आपकी ये जो डिफिकल्टीज है ये रिड्यूस हो गई है। तो इसके बाद जो है कि जैसे ही आपका आइस गेट पोर्टल पे और ईडीआई में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर आप आइस गेट के पोर्टल से आपका सीएचए या आप खुद आपका शिपिंग बिल फाइल कर सकते हैं और बिल ऑफ एंट्री भी फाइल कर सकते हैं। तो जब भी आपका पहला एक्सपोर्ट शिपमेंट या इंपोर्ट शिपमेंट आना होता है या जाना होता है, उसके पहले ये सारी फॉर्मेलिटी जो है कि आपको कस्टम्स के वहां जाके, आइस गेट पोर्टल कस्टम्स के वहां जाके आपको ये कंप्लीट करनी पड़ती है। तो एडी कोड का रजिस्ट्रेशन होने के बाद बाकी जो बेनिफिट मैंने आपको बताया उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। एडी कोड ये परमानेंट वैलिडिटी के लिए आपके पास रहता है। अगर आप, जब तक आप आपकी बैंक जो है ये आप चेंज नहीं करते। जैसे ही आप आपकी बैंक चेंज करते हैं, उसके बाद एडी कोड नंबर भी आपका चेंज हो जाता है, और उसके लिए आपको जहां जहां आपकी एडी कोड रजिस्ट्रेशन किया है वह वहां वहां जाके आपको मॉडिफिकेशंस करना पड़ता है। मतलब आई कोड के अंदर भी आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा डीजीएफटी पोर्टल पे जाके। आइस गेट पोर्टल पे भी जाके आपको एडी कोड का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कस्टम्स के फिजिकल वेरिफिकेशन करके उस वहां पे भी आपको ईडीआई में फिजिकल वेरिफिकेशन करके ईडीआई का स्टैंप लेना पड़ेगा, ताकि ये सभी जो पोर्टल से अथॉरिटीज है यहाँ पे आपका ये एडी कोड लेटर का डेटा अपडेट हो जाए, और ताकि आपके जो बेनिफिट्स है आपको एक्सपोर्ट के, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाए। अगर आपका बैंक चेंज हो जाता चाहता है तो उनको कैसे पता चलेगा? पहली बैंक आप अगर फ्रीज कर देते अकाउंट, तो आपके अकाउंट में कोई भी बेनिफिट आएगा नहीं। गवर्नमेंट भी आपके ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर सकेगा, ट्रैक नहीं कर सकेगा। तो ये गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल हो जाता है कि आपकी ट्रांजैक्शन ट्रैक करना, और आपको आपके खुद पर्सनली भी आप ये बेनिफिट्स नहीं ले पाते। इसलिए एडी कोड का, अगर आप बैंक चेंज करते हैं तो एडी कोड का मॉडिफिकेशन करना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो आप हमारे यूट्यूब पे जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन बार बार
प्राप्त हो सके।